नमस्कार, सभी दर्शकों का स्वागत है ग्लोबल लेंस में और साथ-साथ हम सबको कहेंगे कि हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए। अगर हम आरएसएस की बात करते हैं तो आरएसएस अपने 100 साल की उपलब्धि की जो खुशियाँ हैं वो मना रहा है, सेलिब्रेशन हो रहे हैं। और साथ-साथ हम ये भी देखते हैं कि हमारे देश के कुछ विपक्ष के नेता आरएसएस को बैन करने की बात करते हैं और भूतकाल में इतिहास में 1-2 बार शायद आरएसएस को बैन किया गया था, लेकिन बाद में बैन हटाया भी गया। लेकिन जिस तरह का कार्य आरएसएस करती है, वो हम सबको पता है और शायद दुनिया में एक ऐसी सबसे बड़ी संगठना है, जो देश के लिए काम कर रही है। तो ये एक बात तो सही है, लेकिन दूसरी बात ये है कि आरएसएस पे बैन लगाने की बात अमेरिका में क्यों हो रही है? और क्या इसके पीछे उनका एजेंडा है? ये जानना भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आरएसएस हमारे भारत की एक संगठना है, जो देश कार्यों में हमेशा एंगेज रहती है। तो अमेरिका को या फिर उस वहाँ की जो ऑर्गनाइज़ेशन है, उनको इससे क्या तकलीफ है? ये जानने की कोशिश ज़रूर करेंगे और इसके साथ हम स्वागत करेंगे हमारे विशेष अतिथि एडवोकेट पंकज जोशी सर का। जी, नमस्कार मैडम और आपके सभी व्यूअर्स के लिए बहुत-बहुत नमस्कार। सर बहुत आश्चर्य होता है कि हमारे अंतर्गत मामले में भी अमेरिका की एक संगठन है जो कह रही है कि आरएसएस और साथ-साथ रॉ के ऊपर बैन लगाना चाहिए। तो सर आप इसके बारे में क्या हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? देखिए ये जो न्यूज़ जो आई है कि जो अमेरिका की ये जो संस्था है यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम यूएससीआईआरएफ जो इनकी जो ये रिपोर्ट है, तो इनकी जो मार्च 2026 मार्च जो में ये जो रिपोर्ट जब आई है, इसमें इन्होंने ये कहा है कि यूएस की जो गवर्नमेंट है उसे इम्पोज़ करने चाहिए रेस्ट्रिक्शन। अ, एक तो जो इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी है, रॉ जी, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस। तो इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस पर रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज़ करने चाहिए, इनको रोकना चाहिए, इनकी गतिविधियों पर नज़र रखनी चाहिए और इस इन ये जहाँ-जहाँ इनके जो एसेट्स हैं, उन पर अगर कोई एसेट्स अमेरिका में हैं, तो उनको कंट्रोल में ले लेना चाहिए और जो एक ज़्यादा से ज़्यादा जो भी हम इन पे इन दोनों ऑर्गेनाइज़ेशनों पे जो हम किया जा सकता है और उसका उन्होंने बेस रखा कि ये दोनों जो हैं ये रिलीजियस फ्रीडम जो आरएसएस है वो रिलीजियस फ्रीडम के अगेंस्ट काम कर रहा है और रॉ जो है उसने 6 जो सेपरेटिस्ट हैं उनकी किलिंग्स में उसके उसका रोल रहा है। तो इन 2 चीज़ों को प्लॉट बनाते हुए इन्होंने जो है वो अपनी रिपोर्ट दी है। और इसमें चूँकि विशेष बात ये आ जाती है कि इन दोनों चीज़ों को कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं ने एंडोर्स किया है, अपने ट्विटर हैंडल से अपने एक्स के अकाउंट से जब ये चीज़ें कही हैं, तो निश्चित तौर पे ये चीज़ें पॉलिटिकल मेन डोमेन में आनी ही थी और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी और एवं साथ-साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इस बात के लिए जो एक जवाब देना चाहिए था कि आप आपने क्यों ये इस तरह का जो बेसलेस जो है एक इस मुद्दे को उठाया है। तो इंडिया का जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है एमईए उन्होंने भी इस बात के लिए जो भी कि आपकी जो फाइंडिंग्स हैं इन सभी को उन्होंने रिजेक्ट किया है और अपना जो एक विरोध का जो एक ज़रिया है उसको पूरी तरह से वहाँ की गवर्नमेंट के समक्ष भी ये रखा है। यस सर। सर दूसरी बात ये है सर कि उन्होंने ये भी कहा है और रॉ से जुड़ी हुई जो बातें उन्होंने कही है, उसमें ये कहा है कि भारत को हथियार की बिक्री पर भी रोक लगाना चाहिए। पर ये तो अजीब एक माँग हो गई क्योंकि अमेरिका खुद हथियार बेचता है सबको। तो ये किसी और देश के ऊपर या और देश की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, इनके बारे में ऐसा मत कैसे व्यक्त कर सकते हैं? देखिए, भारत की जो इंटेलिजेंस की जो ये एजेंसी है रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग इसका जो मेन जो भी कार्य है वो देश के खिलाफ कहीं कोई सूचना जो है उसको जुटाना है। और उसमें ख़ास करके अमेरिका के लिए तो कहीं भी कोई इस तरह की कोई बात है ही नहीं। भारत के जो भी दुश्मन देश जिनमें असली नाम या तो पाकिस्तान को लिया जा सकता है
या आस-पास जो अन्य कंट्री और हैं उन उसमें कहीं कोई एक्टिविटियाँ हो रही हैं, जिस तरह से नॉर्थ ईस्ट में अभी सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रहे हैं। तो इन सारी बातों के लिए तो एक और उसमें ये इन्होंने जो रिपोर्ट में ये कहा है कि उन्हें ना दें तो इसके लिए इस ऑर्गेनाइज़ेशन को ज़िम्मेदार ठहराना ये तो अपने आप में एक या तो अगर हम इसे दूरदर्शिता भी कहें तो ये ज़रूरत से ज़्यादा दूरदर्शिता है। क्योंकि शायद या तो उन्हें इंडिया का जो गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइज़ेशन है या तो उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है या वो इस क्योंकि जो यूएस सीआईआरएफ की टीम के जितने भी लोग हैं इसमें सभी क्योंकि जो क्रिश्चियंस हैं या मुस्लिम्स हैं या यहूदी हैं और उसमें भी वो लोग ज़्यादा हैं जो कि इंडिया के कहीं न कहीं थॉट प्रोसेस को रोकना चाहते हैं। अगर केवल उस हिसाब से अगर देखें तो ये ज़्यादा जल्दी करते हुए इनको टारगेट कर रहे हैं ऑर्गेनाइज़ेशंस को क्योंकि कहीं न कहीं एक इंडिया को मजबूत करने के लिए जिन संस्थानों का विचार के रूप में एक आधार है, उसको इन संगठनों के रूप में जाना जाता है। लेकिन जहाँ पर ये एक बात कहते हैं कि इससे किसी भी रूप में रिलीजियस फ्रीडम कम हो रहा है या इससे किसी दूसरे को नुकसान है, ये तो अपने आप में इनकी ये जो बात है ये क्योंकि जब खुद अमेरिका के इस समय जो करंट प्रेसिडेंट हैं, वो खुद प्रधानमंत्री जी के अच्छे दोस्त हैं और भारत देश के साथ जिस तरह से ना केवल ट्रम्प बल्कि उनकी पूरी रिपब्लिकन पार्टी जिस तरह से अपने संबंधों को मजबूती से करना चाहती है। अब जो कांग्रेस की जो सीनेट है या उसमें वहाँ ये वहाँ के जो और जितने भी लोग हैं क्योंकि उसमें लगातार डेमोक्रेटिक पार्टी के कई वरिष्ठ जो भी पॉलिटिशियंस हैं, उनके ज़रूर इस तरह के बयान उसमें आए हैं कि जिसके कारण कि कहीं न कहीं भारत और अमेरिका के जो संबंध हैं, उनमें खटास पैदा हो सकती है। और इस समय जबकि कहीं न कहीं चीज़ें उस स्थिति में आ रही हैं जब भारत और अमेरिका के फिर से क्योंकि जब एक टैरिफ की बीच में बात आई थी, उस समय संबंध थोड़े से थोड़ा-सा डिरेल हुए थे। उनको भी खुद राष्ट्रपति ट्रंप के द्वारा सुधारा गया और उसके बाद जितने भी सैंक्शन थे, उनको हटाया गया। ऐसे समय में भी जब भारत और ईरान के बीच में जब ऐसे समय में ईरान और अमेरिका के बीच में युद्ध चल रहे हैं, तो भारत को ऑयल जितने भी सैंक्शंस जो थे, उन्होंने रशिया जो एक इम्पोज़ किए हुए थे, उनको भी हटा के ये खुद ट्रम्प का जब बयान आया कि आप वहाँ से चाहें ऑयल ले सकते हैं और जब हमारे वहाँ से उस गल्फ ऑफ ओमान से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से जब जारी वहाँ से निकल के आ रहे हैं तो किसी भी अमेरिकन किसी भी ने क भारत की किसी भी उस पर ना कोई अटैक किया, ना कहीं इस तरह से आवाजाही में कहीं रुकावट डाली। तो भारत के और अमेरिका के इस समय जो संबंध हैं, वो वर्तमान गवर्नमेंट में, अमेरिका की गवर्नमेंट में निश्चित तौर पर वो अच्छे हैं। और जहाँ तक इस संगठन की जो बात की जाए, जो अपने आप में है कि ये इंडिपेंडेंट है और जितने भी इंटरनेशनल इश्यूज़ हैं, ख़ास करके रिलीजियस फ्रीडम के लिए, तो ये उसको चेक करता है कि कहीं पर कोई रिलीजन या बिलीफ जो है, उसके लिए और ये जो है वो रिकमेंडेशन देता है। तो यस। ऐसा नहीं है कि इसकी रिकमेंडेशन के आधार पर ऑनरेबल राष्ट्रपति जो ट्रम्प हैं, वो कहीं कोई डिसीज़न लेने वाले हों या इन्होंने अपनी जो है वो एक अपने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से इन्होंने एक अपनी ओपिनियन दी है, वहाँ पर रखी है। मानना है या ना मानना वो तो गवर्नमेंट के हाथ में है। लेकिन ख़ास करके जिस तरह से भारत के विपक्ष ने इसको एक तरह से एजेंडे के रूप में उठाया है और भारत का विपक्ष जो है वो जिस तरह से इस मुद्दे को लगातार मीडिया में उछाल रहा है और कह रहा है कि देखिए यही बात हम हमेशा कहते हैं, आरएसएस को बैन कर देना चाहिए। तो अब चूँकि इसमें रॉ का भी नाम आ गया है, तो अब ये इसलिए उनके बात थोड़ा-सा थोड़ा-सा विपक्ष इस टेंशन में आ गया है कि अब हम कैसे करें लेकिन वो मोदी विरोध के साथ-साथ सीधा-सीधा भारत देश के खिलाफ भी क्योंकि
उन्हें क्योंकि इस रिपोर्ट में जब दोनों का नाम आ रहा है तो उन्होंने दोनों चीज़ों को भी कहने से कोई गुरेज़ नहीं की है। तो आप ऐसी किसी संस्था को जो कि आपसे इतने किसी दूसरे देश में है तो और वो वहाँ से अभी कुछ समय पहले तक अमेरिका के लिए ही विपक्ष जो है इतना इस तरह से आवाज़ उठा रहा था कि इन्होंने ईरान पर क्यों अटैक कर दिया, इनको क्या मतलब है और ऐसा और हमारे और ईरान के बड़े मधुर संबंध हैं। और अब जैसे ही ये आरएसएस के अगेंस्ट रिपोर्ट आई है, तो तुरंत इन्होंने उस बात का मुद्दा बना लिया। तो ये कहीं न कहीं विपक्ष की जो जितनी भी पॉलिटिक्स है, वो कहीं न कहीं वर्तमान सरकार के विरुद्ध और माननीय मोदी जी के विरुद्ध है। तो और अब कहीं कुछ और मौका कहीं से मिल नहीं पा रहा है इस युद्ध की स्थिति में, क्योंकि हमारे एलपीजी के जो दोनों बड़े जो हैं शिवालिक और नंदी दोनों भारत में ऐसे कठिन समय में भी आए, तो अब इनको ये एक रिपोर्ट ही ले दे के बची है, तो इसी के आधार पर जो है वो केवल आवाज़ उठाने की गुंजाइश बस रह गई है। यस सर। सर ये पहली बार नहीं है कि विपक्ष इस तरह से आरएसएस के ऊपर बैन लगाने की बात कर रहे हैं। इसके पहले भी इन लोगों ने किया है। राहुल गांधी तो हमेशा कहते थे कि इसको बैन लगाना चाहिए। उन्होंने आरएसएस की तुलना किसी आतंकी संगठन से भी की है। तो इसमें तो सर कोई नई बात नहीं है। नई बात ये है कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी को भी ये लोग इस तरह से टारगेट कर रहे हैं। तो इसके खिलाफ सर हम सबको आवाज उठाना चाहिए कि हमारी एजेंसी है। तो इसके बारे में कोई बोलता हुआ नजर नहीं आता है। आरएसएस है तो ठीक है, हाँ चलो, क्योंकि राहुल गांधी हमेशा सपोर्ट करते हैं यूएस का जो भी स्टेटमेंट आता है। जैसे ट्रेड इकोनॉमी के बारे बात की तो हाँ है। तो अभी बात नहीं करते हुए दिख रहे हैं सर, क्योंकि रॉ हमारी संस्था है, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी है। तो जब अमेरिका की ये एक संगठन इस तरह का बोल रही है तो उसके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं हो रही है। अ, देखिए जैसा कि इस समय जो लगातार जितने भी हमारे अ, जो जो भी कार्यशैली जो गवर्नमेंट की है, उसमें कहीं न कहीं क्योंकि अभी हमने देखा जैसे मिज़ोरम में जिस तरह से यूक्रेनी जो हैं और 6 यूक्रेनी नागरिक और उसके साथ-साथ एक और उसमें जो जिन लोगों को जो जिस तरह से एक एक अमेरिकी नागरिक है, उसको जिस तरह से भारत की जो सुरक्षा एजेंसियाँ हैं, उन्होंने पकड़ा है, वो कहीं न कहीं इंटेलिजेंस के आधार पर ही पकड़ा है। तो और जो कि अभी अगर हम देखें तो हमारे जो चीफ ऑफ द रॉ हैं, पराग जैन जी, वो ख़ास करके जो पाकिस्तान के जो अफ़ेयर्स हैं, उनके लिए एक स्पेशलिस्ट के तौर पे जाने जाते हैं। और अगर रॉ चीफ का अगर हम डेज़िग्नेशन भी देखें तो वो इक्विवेलेंट टू जो सेक्रेटरी है उसके है। तो किसी आईपीएस अधिकारी को एक एक ज़िम्मेदारी मिलना वो भी आईएएस के इक्विवेलेंट और उसके बाद उनका सीधा रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर को करना ये अपने आप में उस पद की भूमिका को दिखाता है और इस समय जिस जिस मजबूती से डिपार्टमेंट काम कर रहा है तो उसके कारण कहीं न कहीं इस डिपार्टमेंट की जो क्रेडिबिलिटी है कहीं न कहीं वही एक जो पॉजिटिव डायरेक्शन है उसमें शो हो रहा है। क्योंकि अभी जैसे मीडिया की रिपोर्टों में जो फ़िनलैंड के प्रेसिडेंट थे उनका भी आ रहा था कि उन्होंने मतलब अपनी जॉगिंग करते समय धुरंधर मूवी का ज़िक्र किया और यस। उसमें कहा कि ये है तो उस मूवी के माध्यम से भी जो भी चाहे पाकिस्तान के चाहे कराची का जो भी वहाँ पर किस तरह से दिखाया गया था कि वहाँ पर किस तरह से और उसमें ये क्राइम का भी पहलू दिखाया गया था कि किस तरह से पाकिस्तान लगातार भारत के लिए अपने जो है ऑपरेशन करता रहता है। और उन सब में अ अ, उस समय भी जो भारत की इंटेलिजेंस थी, उनके पास हर हर तरह की रिपोर्टें थीं और उस समय जो है भारत की सरकार कठोर डिसीज़न लेने में अक्षम थी। और एक आज की सरकार है कि कोई एक ऐसा पर्सन जो कि कहाँ पर है, कोई गनमैन है और किलिंग्स हो रही हैं और अननोन। हाँ, तो तो अगर अगर इस तरह की चीज़ें नहीं भी हैं, हैं भी हैं, लेकिन कहीं न कहीं क्रेडिबिलिटी
डिपार्टमेंट की शो तो हो ही रही है कि अगर ये दूसरे देशों को चिंता हो रही है या सवालिया निशान वो उठाने की कोशिश भी कर रहे हैं, तो ये कहीं न कहीं आपके देश के लिए कहीं हित में आपका डिपार्टमेंट काम कर रहा है, इसीलिए उठ रही हैं। तो हमें अपने उस डिपार्टमेंट को सपोर्ट करने की बजाय किसी एक ऐसी संस्था के ऊपर हम उसको प्रमोट करें या उसको एंडोर्स करें, तो ये कहीं न कहीं हमारे देश के लिए ही खराब चीज़ है। और ऐसे और ऐसे ऐसे नेता अगर भारत में हैं, तो ये कहीं न कहीं भारत देश के लिए ही निश्चित तौर पे एक दुखद बात है कि वो इस तरह से दूसरे देशों की जो संस्थाएँ हैं, उनका सहयोग लेते हुए भारत की सरकार को बदनाम करना चाहते हैं और भारत के ऐसे संस्थाओं को जो कि लगातार एक-दूसरे के लिए प्रेम, सहयोग और भारत के आम नागरिक जिसमें हर पंथ का, हर जाति का है, उसकी सुरक्षा में जो संगठन लगा है, तो उसके 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 लिए इस तरह की बातें रखना, सोच रखना ये कहीं न कहीं विपक्ष की पार्टी कांग्रेस पार्टी के निश्चित तौर पे ये कहीं न कहीं ये एक बड़ी ही गलत बयानबाज़ी है। यस सर। और सर दूसरी और एक बात है जैसे आपके साथ अभी चर्चा कर रहे थे आपकी रॉ के ऊपर बैन लगाने की बात की लेकिन दूसरी और एक उन्होंने रिक्वेस्ट की है ट्रम्प सरकार से कि विशेष चिंता वाला देश करके भारत को घोषित किया जाए ये मांग भी शामिल है। तो सर क्या ये एक हमारे देश के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी नहीं चल रही है इन लोगों की कि हमारा देश कैसे विशेष चिंता वाला देश बन गया दुनिया में और को बहुत सारे ऐसे देश है जहां हम लोग जाने के लिए डरते हैं। भारत आज की स्थिति में देखते हैं सर जब इतना युद्ध हो रहा है तो एक सबसे बड़ा सुरक्षित देश हमको दिखता है। तो ये नहीं आपका क्या सर इसके ऊपर विचार है कि विशेष चिंता वाला देश घोषित करो इस तरह की मांग उठ रही है। देखिए विशेष चिंता के लिए तो उन्होंने इसलिए कहा है कि इंडिया में जो लगातार रिलीजियस कन्वर्जन में जो कमी जो आई है, उसके कारण कहीं न कहीं उन्होंने ये बात कही है। यस। और कई सारी ऐसी संस्थाएँ थीं जिनको कहीं न कहीं फंड मिलता था और उसके बाद लगातार वो भारत के चाहे अमीर हों, चाहे गरीब हों, उनका ब्रेन वॉश करने में जो लोग लगे रहते थे। भारत में कई इस तरह की ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म भी हैं, कई इस तरह की मीडिया हाउसेज़ भी हैं, कई इस तरह के और प्लेटफ़ॉर्म भी हैं, जहाँ के माध्यम से लगातार ऑनलाइन कंटेंट या इस तरह से अलग-अलग टीवी सीरियल्स के माध्यम से या मूवीज़ के माध्यम से जो एक पैसे का जिस तरह से फ्लो बाहर से जो आता है और उसके बाद केवल इस कार्य के लिए रहना कि भारत के जो निवासी हैं, उनके ब्रेन में धीरे-धीरे उनका ब्रेन वॉश किया जाए। उन्हें अपने लोगों पर कन्फ्यूज़न स्टार्ट करना सिखाया जाए और कहीं न कहीं इस तरह की उनकी जो भी संस्थाएँ हैं, चाहे उनकी जाति की संस्था है, चाहे उनके वर्ग की संस्था है, चाहे उनके डिपार्टमेंट की संस्था है, चाहे उनकी गवर्नमेंट की संस्था है, इन सभी के लिए एक तरह से कन्फ्यूज़न क्रिएट करना, एक डाउट क्रिएट करना, तो इसके लिए जो करोड़ों अरबों रुपया जो विदेशों से आता है और उसमें अलग-अलग चाहे कंपनीज़ के माध्यम से, अलग-अलग ट्रस्टों के माध्यम से और उस कन्फ्यूज़न के बाद लगातार जिस तरह से जब एक बार वो पर्सन डॉक्ट्राइन हो जाए कि हाँ, कि कहीं न कहीं कन्फ्यूज़न है और उसके अंदर जब नेगेटिविटी पैदा हो जाए, तो उसे फिर उससे अपने रिलीजन से दूर करना। कहीं न कहीं इन्हीं दोनों चीज़ें ये दो दोनों चीज़ें हैं, वो कनेक्टेड आपस में रहती हैं। अब चूँकि इन सारी बातों को भारत देश का अधिकांश समाज नहीं समझ पाता है और उसके कारण लगातार क्योंकि पिछले दिनों में हम जिस तरह से डेटा के जो देख रहे हैं कि डेटा का कंज़प्शन किस हद तक बढ़ा है और उस डेटा को शहर से लेके गाँव, कस्बों तक जिस तरह से लगातार देखा जा रहा है और अलग-अलग चीज़ें उस पे आ रही हैं और उस डेटा को कहीं भी किसी भी रूप में कहीं भी कोई क्रॉस वेरीफ़ाई करने के लिए कोई भी इंस्टीट्यूशन है नहीं। आज जब क्योंकि पिछले दिनों जब नोरा फ़तेह अली का भी जो नया एक सॉन्ग जब आया था, तो उसके कंटेंट में भी जब इस बात के लिए कहा गया कि हमारा जो उसको पास किस तरह से जो सेंट्रल फ़िल्म बोर्ड सर्टिफ़िकेशन जो है, उसने किस तरह से ये पास किया
तो भारत में किसी भी ऑनलाइन कंटेंट को क्रॉस वेरीफाई करने के लिए हमारी मिनिस्ट्री के माध्यम से या मिनिस्ट्री के अधिकारियों के माध्यम से कहीं कोई इस तरह की जब चीज़ें नहीं हैं, तो कौन-सा कंटेंट किस तरह से जा रहा है, तो ये अपने आप में एक चिंताजनक बात है। तो ऐसे समय में जब कहीं कोई देश के लिए कहीं कोई ऐसी बातें आ रही हैं, तो उन 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 चीज़ों के लिए कौन भारत देश में खड़ा है? कौन ऐसी संस्थाएँ हैं जो देश को मजबूती मजबूती की राह में ले जाना चाहती हैं? तो उसमें कहीं न कहीं भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज़, भारत की सिक्योरिटीज़ फोर्सेज़, भारत के में संघ परिवार के अलग-अलग आनुषंगिक संगठन, तो ये सभी भारत में एक मजबूती से जुड़े हुए हैं और इनके बीच में रहने से ही व्यक्ति का जो एक विकास होता है, वो एक नैसर्गिक विकास होता है। बिकॉज़ अब जैसे देखते हैं कि हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी जो एक डिग्री के रूप में जब हम पीएचडी को देखते हैं, तो उस फ़िलॉसफ़ी को भी हमने जो है विदेशों से आयातित कर लिया है और उसमें जो एक इंटेलिजेंसी को बढ़ावा देने की बजाय, उनकी बौद्धिकता को बढ़ावा देने की बजाय, एक किताबी ज्ञान को एक पैमाना मान लिया है। तो भारत की जो चेतना जो है, जो कि एक सवाल-जवाब के रूप में आती है, निखरती है, प्रैक्टिकल नॉलेज के माध्यम से आगे बढ़ती है और एक चिंतन जो बढ़ता है, उसका कहीं न कहीं विकास रुक कर केवल जो एक बुकिश नॉलेज है, उसकी तरफ भारत जब आगे बढ़ रहा है, तो कहीं न कहीं जो का भारत के जो युवा हैं, वो इसी वजह से दिग्भ्रमित हैं और इन जितने भी सोशल प्लेटफ़ॉर्मों के माध्यम से उसके सामने जो कंटेंट आता है, वो कहीं न कहीं कन्फ्यूज़न की दिशा में बढ़ता है। आज जी, जितनी भी साइकोलॉजिकल डिस्टर्ब हों चाहे फैमिली सेपरेशंस हों, चाहे कॉलेजों के अंदर जो माहौल खराब हो या कई इस तरह के जो क्राइम्स हैं, उसमें छोटे बच्चों के साथ अपराध से लेके महिलाओं के प्रति बढ़ते वीभत्स जो भी अपराध हैं, उन सभी में कहीं न कहीं इन इन सभी कंटेंट का काफ़ी सहयोग है और इनके बारे में चर्चा ना होना, ये कहीं न कहीं भारत देश को तोड़ने की दिशा में ही आगे बढ़ता हुआ कदम है। और इसके लिए चाहे अमेज़न नेटफ्लिक्स के माध्यम से कई तरह से चीज़ें जो प्रमोट होती हैं उसमें भी एक ये योगदान है या भारत में जो अलग-अलग जो रिलीजियस जो भी कन्वर्जन की तरफ बढ़ने की जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो किसी सेवा के नाम पर हो, चाहे वो किसी प्रार्थना के नाम पर हो, चाहे किसी मेडिकल हेल्थ के नाम प मेडिकल या हेल्थ कैंप के नाम पर हो। तो इन ये सारी चीज़ें और इसमें अगर भारत का हर नागरिक अपनी ज़िम्मेदारी समझते हुए रिपोर्ट करें, चीज़ों को नज़र रखें और अपनी खुद चीज़ों को उन पे नज़र रखते हुए अगर गवर्नमेंट के साथ सहयोग करते हुए रिपोर्ट करें, तो ही भारत जो है निश्चित तौर पे आगे पॉज़िटिव राह में निश्चित तौर पे चलेगा और इस बात को अगर विदेशी जानते हैं कि भारत को तोड़ना है, तो यहाँ के जो जो थिंक टैंक है, जो कुछ विचार रख सकता है, सोच सकता है, तो उसको किसी न किसी रूप में टारगेट किया जाए। तो यही एक प्रयास उन उन लोगों के द्वारा है कि हम यहाँ की इन संस्थाओं से जुड़े लोगों को किसी न किसी तरह से ब्लेम करें, उन्हें एक वर्ल्ड लेवल पे बदनाम करें और लेकिन ये भारत को समझना होगा, भारत के नागरिकों को समझना होगा कि आपके देश के लिए ही काम करने वाली ये संस्थाएँ हैं और जब तक इस इन संस्थाओं से जुड़े लोग सुरक्षित हैं, आपका भारत देश सुरक्षित है। यस, बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा सर, जब तक ये संस्थानें हैं, हम सुरक्षित हैं, चाहे कोई भी इंटेलिजेंस संस्था क्यों ना हो हमारे लिए। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जिस तरह का काम आपने जैसे बताया कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियाँ जैसे एनआईए हो या फिर रॉ हो कर रही है, एक तरह का खौफ जो है शायद उन्होंने पैदा किया है जिसकी वजह से इस तरह की कोई प्राइवेट संगठन अमेरिका की आती सामने है और फिर ट्रम्प सरकार से रिक्वेस्ट करती है कि आरएसएस और रॉ के ऊपर बैन लगाया जाए, जिसका समर्थन हमारे एलओपीबी और कांग्रेस की जो नेता है वो कर रहे हैं। तो सर हम आपको धन्यवाद देना चाहेंगे। ये बात बहुत सोचने लायक है कि कैसे भारत के खिलाफ एक एजेंडा चलाया जा रहा है। हर मामले में आपने जैसे बताया धर्म का जो कन्वर्जन है या फिर थिंक टैंक है या फिर हमारी आइडियोलॉजी है या फिर इंटेलिजेंस एजेंसियाँ क्यों ना हो या फिर आरएसएस जैसी संगठन आप क्यों ना हो, सबको सोचने की बात है। तो सभी दर्शकों को हम कहेंगे कि हमारा ये वीडियो ज़रूर देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और सर हम आपको धन्यवाद देंगे फिर से। जय हिंद, वंदे मातरम। जी, आपने मुझे समय दिया इसके लिए आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।